स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार सुबह से नॉन स्टॉप इलेक्शन कवरेज 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव तीसरा चरण 40 सीटें। लगातार सुबह से हम आपको जम्मू कश्मीर की वो तमाम महत्वपूर्ण 7 जिलों जहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लंबी लंबी कतारें, क्या पुरुष मतदाता, क्या महिला मतदाता, क्या बुजुर्ग, क्या फर्स्ट टाइम वोटर और क्या दिव्यांग, हर कोई अपने मुद्दों के साथ अपने अपने अलग इलेक्शन पसंदीदा उम्मीदवारों के साथ अपने अपने इलाकों में वोट कास्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू संभाग की बात की जाए तो वहां पर मुद्दे अलग नजर आ रहे हैं। कश्मीर प्रोविंस की बात की जाए तो वहां पर मुद्दे अलग नजर आ रहे हैं। वहीं बात अगर बॉर्डर इलाकों की जाए तो वहां पर सिक्योरिटी के साथ साथ बेसिक फैसिलिटी भी एक इलेक्शन में महत्वपूर्ण मसाइल बनता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम चीजों के बीच जो एक निगाह यहां पर ठहरी हुई है वो क्या इस बार का जो 2024 का विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में चल रहा है, क्या वहां पर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वोटिंग होती नजर आ रही है या फिर ग्राउंड जीरो पर जो प्रैक्टिकल मुद्दे लगातार 10 सालों में नजर आए जिसके आधार पर सरकार ने जवाबदेही दी और कई मुद्दों पर सरकार की चुप्पी भी सवाल बनती नजर आई। इन आधार पर मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिन इलाकों का कुणाल आप जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी देर में उन एरियाज पर भी नजर दौड़ाएंगे, लेकिन यह भी बताना जरूरी है कि नॉर्दर्न बेल्ट जिन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं, विभिन्न इलाकों के अंदर जो इस वक्त पोजीशन है जरा वो जानने की कोशिश करते हैं। फिदा हमारे साथ उस सीट से हैं जहां पर पूर्व मंत्री मैदान में है, बल्कि 2 मंत्री आमने सामने, पूर्व मंत्री हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन, और उसके अलावा हम सोपुर चलेंगे, नदीम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद बारामूला वापस और फिर जम्मू वाले उन इलाकों का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ या जम्मू शहर प्रॉपर परिसीमन के बाद 5 मई की रिपोर्ट के बाद नए इलाके बनकर आए या नई सीट्स हैं, उनका भी जरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। फिदा, आप हंदवाड़ा में मौजूद हैं, जिस गर्मजोशी का इजहार, जिस तरह का जोश और जुनून हमने देखा कैंपेन के दौरान, वोटिंग के पहले 1 घंटे में क्या कुछ देखा, क्या महसूस किया, अपने दाएं बाएं जो कुछ देख पा रहे हैं जरा बताइएगा देखने वालों को। देखिए, साउथ के बाद सेंट्रल कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के बाद नॉर्थ कश्मीर है। नॉर्थ कश्मीर का हंदवाड़ा इलाका, जहां पे हमने देखा कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग घरों से बाहर आकर जो है अपने मनपसंद उम्मीदवार के लिए नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन आज वोटिंग है। आज ये नहीं कह सकते हम कि आज उनके हक में ये फैसला दे रहे हैं और 8 तारीख को पता चलेगा। एक यहाँ पे कुछ वोटर्स है हमारे साथ, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और किन मुद्दों को लेकर आज आपने अपना वोट दी। मेरा नाम गुलाम नबी भट्ट है। यहाँ हमें बेरोजगारी का मसला है, यहाँ हमारी तरक्की और तरक्की का मसला है, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अपना नुमाइंदा चुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो फिर आगे उनकी मर्जी है क्या करेंगे, लेकिन हमारी यही उम्मीद है कि जिन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए हमने वोट दिया है, ये उस पर खरे उतरेंगे और हमारी तवक्कात के मुताबिक काम करेंगे। नौजवान एक आप मेरे से इनसे भी हम बात करेंगे। क्या आपने वोट दिया है? जी बिल्कुल दिया है। इससे पहले कितनी बार आपने वोट? 2008 से मैं वोट दे रहा हूँ। 2008 से आप वोट दे रहे हैं। तो आज किन मसाइल को लेकर आज अपने वोट? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, नौजवान बहुत बेरोजगार है, ड्रग एडिक्शन है यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें वोट देना पड़ता है और आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए हमें वोट देना है आज, इसलिए हम वोट देने आए हैं आज। तो आसिफ, आपने सुना कि आने वाले बेहतर के लिए हमने अपना जो कीमती वोट है वो दिया है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि किसके हक में सुबह सवेरे आप मतलब बने रहेंगे जी। इस पर हंदवाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो रही है तो बड़ा दिलचस्प है ये कुणाल, और बेसलाइन 1962 इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया अब्दुल गनी मीर ने, जो इंडिपेंडेंट थे 62 में। फिर 67 में अब्दुल गनी लोन, जो सजाद लोन के वालिद थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर जीते। 72 में अब्दुल गनी लोन दोबारा कांग्रेस की टिकट पर जीते, वजीर भी बने। फिर 77 में अब्दुल गनी लोन ने जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आज उस दुनिया में नहीं, अब्दुल गनी लोन फर्जंद उनके मैदान में है। 77 में जनता पार्टी की टिकट पर आए, मैदान में जीता। 77 के बाद 83 के इलेक्शंस हो, 87 के इलेक्शंस हो और 96 के इलेक्शंस हो। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीते 3 टर्न्स पर। 2002 में फिर पासा पलटा, क्योंकि यहाँ 96 के बाद जो लोन पाला फैक्टर था वो दिखा नहीं, क्योंकि वो सेपरेटिस्ट कैंप में थे। फिर 2002 में उन्होंने डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली मैदान में उतारा सोफी, गुलाम मोहिद्दीन सोफी को, जो इंडिपेंडेंट था लेकिन बैकेड बाय पीसी था, वो मैदान में आए, मिनिस्टर बने। 2008 में दोबारा चौधरी रमजान साहब आए, यहाँ मैदान के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, और 2014 में डायरेक्टली सज्जाद गनी लोन ने एंट्री मारी
और यहाँ असेंबली सेगमेंट में जीत लिया, दर्ज लिया। आज सज्जाद लोन है, फॉर्मर मिनिस्टर है, फॉर्मर एमएलए है, मुकाबले में फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर एमएलए चौधरी रमजान है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मीर आज़ाद है, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम मोहम्मद मीर है। इस तरीके से ये जो 2024 का रन है वो बना हुआ है। लेकिन फिदा, हमने अक्सर देखा है कि हंदवारा के अंदर न तो बाइकॉट देखा, हंदवारा के अंदर आसपास जहां पर आप हरेपोरा और आसपास के इलाकों के अंदर सजाद वाली रेजिडेंस या चौधरी रमजान वाले इलाकों के अंदर वहां मैसिव कैंपेनिंग और मैसिव टर्नओवर भी देखा गया इलेक्शंस के दौरान। लेकिन अभी जहां पर पोलिंग स्टेशन पर आप हैं, ये कौन सा पोलिंग स्टेशन है और अभी तक कितने वोट्स पॉल हो चुकी है? देखिए, इश्फाक, ना सिर्फ यहाँ के लोगों ने, हंदवारा के लोगों ने हमेशा बाइकॉट को यानी कि वोट में तब्दील किया है। लंबी लंबी कतारें हमेशा हंदवारा में देखने को मिली है। हमेशा हंदवारा के लोगों ने अपने अच्छे उम्मीदवार को चुनने की कोशिश की है। हमेशा हंदवारा ने ये तस्वीर जो है वो पेश की है। लेकिन जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये हंग यानी कि लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी का हंग इलाका है, जहां पर एआईपी फैक्टर भी है, जहां पर पीसी फैक्टर भी है, जहां पर इंडिया ब्लॉक का भी फैक्टर है, जहां पर किसी पार्टी का, पीडीपी का भी फैक्टर है। लेकिन ये फैक्टर जो है आम लोगों के जहन में क्या इन दिनों, क्योंकि काफी ज्यादा मौका जो है, सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को मौका अगर मिला वो नॉर्थ कश्मीर से, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में अच्छी खासी कैंपेनिंग हुई, अच्छा खासा वक्त मिला उम्मीदवार को लोगों के पास जाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए। लेकिन यहां पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यहां पर मुकाबला सख्त होगा। और जब 8 तारीख सुबह जब 8 बजे ईवीएम्स का ओपन होना शुरू होगा, खुलना शुरू होगा, तो शायद उम्मीदवारों का बीपी अप डाउन जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि कभी कोई उम्मीदवार 100 वोटों से आगे भी जा सकता है, कभी 100 वोट से डाउन भी हो सकता है। इसलिए आपसे मैंने कहा कि ये जो तस्वीरें हैं यहां पर कुछ और ही बयान कर रही है। ये मैं दिखा रहा हूं क्योंकि सुबह का मंजर है, ये लोग घरों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। वो इसलिए इसमें बुजुर्ग भी है, इसमें नौजवान भी है, इसमें खवातीन भी है। यानी कि हर लिहाज, ये लिहाज नहीं रखा जा रहा है घर में कि आप घर में बैठ जाइए, मैं वोट देने के लिए जाऊंगा। इस बार अगर आपके, हमने इश्फाक, अहम बात ये भी है, इस बार हमने देखा कि अगर घर में 8 वोट है तो 8 वोट जो है वो कॉस्ट होना चाहिए। इश्फाक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि कुणाल आपके पास आए, लंगेट सेगमेंट का आपने जिक्र किया, चूंकि आप बॉर्डर पर खड़े हैं, तो लंगेट के हवाले से अपने व्यूअर्स को एंटायर इंडिया में और अक्रॉस द बॉर्डर जो हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, उनको बताते चले। लंगेट असेंबली सेगमेंट 1977 से इसको शुरू करें तो मोहम्मद सुल्तान गनाई, जिसे आप पंडित पुरी साहब कहते थे, इस दुनिया में नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे 77 में। 83 में अब्दुल अहद वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर 87 में दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में आई। 1996 में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर रिप्रेजेंट किया। यानी 77, 83, 87 और 96 नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 99 के बाईपोल में मोहम्मद सुल्तान गनाई पंडित पुरी साहब जो है वो दोबारा आए, लेकिन इस बार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर नहीं बल्कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर आए। बाईपोल्स में यहाँ पर 1999 में पीडीपी आई थी। 2002 में शरीफुद्दीन शारिक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोबारा यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और 2008 में अचानक से टर्न हुआ, इंजीनियर रशीद जो इंडिपेंडेंट थे वो मैदान में आए और 2014 में भी उन्होंने दोबारा एंट्री मारी, अवामी इत्तेहाद पार्टी बनाई और उसके सरबराह बने। और आज मेंबर पार्लियामेंट भी है, जेल भी जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कैंपेन में काफ़ी उन्होंने पसीना बहाया है। लंगेट से उनका ताल्लुक है। और जब आप 2024 के इलेक्शंस में देखते हैं तो यहाँ पर उनके भाई भी हैं मैदान में एआईपी से, यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मजबूत कैंडिडेट भी मैदान में है, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तरीके से कैंडिडेट उतारे हैं। तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। यही वजह है फिदा कि जब हम लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, जैसे हंदवारा हाई प्रोफाइल बनी है, इंजीनियर रशीद की वजह से लंगेट भी हाई प्रोफाइल है, क्योंकि इंजीनियर का स्टेक न सिर्फ कई सीटों पर लगा है बल्कि यहाँ पर भी है, क्योंकि होम टाउन उनका है।
देखिए इशफाक, जहां पे आपने एआईपी की जिक्र किया है, जहां पे आपने इंजीनियर रशीद के साख की बात की है, इंजीनियर रशीद जो है क्या वो अपनी साख बचाने में कामयाब होंगे इस बार, क्योंकि उनके भाई मैदान में है, उनका मुकाबला सीधे तौर पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के साथ है ही। इससे पहले जब चंद महीने पहले यहाँ पे लोकसभा के इंतखाबात हुए तब तस्वीरें कुछ बदली सी लगी यहाँ पे। तब पहले एक जो था उनके यहाँ पे नजर आ रहे थे लोग, लेकिन जब इंजीनियर रशीद मैदान में आ गए तो लोगों ने अपना फैसला दिया। लेकिन इस बार क्योंकि ये असेंबली के इंतखाबात है, मैं ब्रेक से पहले आपका ही सुन रहा था कि लोग जो है वो बुनियादी मसलों को लेकर, बुनियादी मसाइल को लेकर अपना वोट देते हैं। मोहल्ले में काम होने चाहिए, मोहल्ले में पानी होना चाहिए, मोहल्ले में कभी ट्रांसफार्मर खराब नहीं होना चाहिए, मोहल्ले में पक्की सड़क बननी चाहिए, मोहल्ले में बाकी राशन होना चाहिए राशन घाटों पे। तो उन चीजों को लेकर यहाँ पे वोट दिए जाते हैं। ये काफी अहम मसले हैं, 5 मसाइल जिन पे हम बार बार बात करते हैं। ये लोकसभा के खबर नहीं है जहां पे फिदा दिल्ली में आपने आप बात बेसिक करेंगे। इश्यूज की बात की, फाइनली ये भी बताइएगा क्या लोगों का मन इस बार यही है कि बेसिक इश्यूज पर वोट वाकई देना है, या जो कुणाल ने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि ट्रेडिशनल वोट बैंक ट्रेडिशनल एरियाज के अंदर ट्रेडिशनल लीडर्स को देखता है, नहीं, इस सीट उसको पर हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं फिदा कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े चेहरों ने जो पसीना बहाया, क्या वो पसीना इमोशनल वोट में तब्दील होगा, या फिर इतनी मेहनत, इतना डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद जो 10 साल में भुगता है, लोगों ने झेला है, उसके आधार पर वोट पड़ेगा? कुणाल आसिफ, एक जवाब मैं दूंगा। पसीना कितना निकला, पसीना कितना बहाया, उसका जो नताइज है 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हंदवाड़ा के लोग हैं काफी समझ के लोग रखते हैं, काफी यहाँ पे लोग जो है अपने मन में ये बात रखते हैं कि हमें किसको वोट देना है, कौन हमारा मसला कल हल करेगा। 5 मसाइल, एजुकेशन, राशन, सड़क और पानी, ये काफी अहम है इन इलाकों में, जिनको लेकर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मसला रहा है, जहां पे हर तकरीर में हम सुन रहे थे हर किसी उम्मीदवार का कि हम जरूर आपके इलाके में रोजगार देंगे। लेकिन अब ये देखना होगा, यहाँ पे लंबी कतारें हैं, लोग वोट देने फिदा बहुत के बहुत लिए आ रहे शुक्रिया। हैं। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे दूसरे आप स्टेशन पे जाएं, वहां से आपके साथ ज्वाइन करें और लोगों के मन की बात भी जरा जानने की कोशिश करें। एक और इंपॉर्टेंट एरिया के अंदर चलते हैं और सोपुर आपको लिए चलते हैं, वो एरिया जो माजी में या पास में काफी ज्यादा इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि लोग बॉयकॉट की वजह से या खराब हालात का जिन इलाकों में सबसे ज्यादा असर होता था उनमें से ये भी एक एरिया था। और मरहूम सैयद अली शाह गिलानी का एरिया है, या लोकसभा से पहले आप देखेंगे जो पिछली वोटिंग हुई 4 जून से पहले, उसने थोड़ा सा नजरिया इस इलाके का पॉलिटिकली इशफाक चेंज करने की कोशिश की है। चलिए जरा मुजम्मिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल जरा पहले ये बताइए, इससे पहले कि मैं जरा माजी की कहानियां कुछ सुनाऊं अपने व्यूअर्स को, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को याद दिलाऊं बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द नेशन जो हमें इस वक्त देख रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इसको देख रहे हैं उनको भी ये बता दे चले। लेकिन सोपोर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको छोटा लंदन एक ज़माने में कहा जाता था। फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के लोग पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा बालेंग है, काफ़ी ज़्यादा विजिबल है और उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा फैक्टर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सोपोर का ये है कि एक ज़माना ये था कि यहाँ पर सिर्फ चंद हज़ार वोट पड़ते थे, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में वो ट्रेंड चेंज हो गया। आज आप कहाँ पर हैं? क्योंकि आपके बिल्कुल पीछे जो तस्वीरें हैं वो ये साफ बता रही है कि दिलचस्प मुकाबला है और जमहूरियत पर सबका यकीन है और ईवीएम पर जो वो फैसला करने जा रहे हैं उन्हें यही यकीन है कि 8 तारीख को रिफ्लेक्शन उनके फैसले की आएगी जब असेंबली का खदोखाल बनेगा। कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? बिल्कुल, मैं अगर देखा जाए तो बिल्कुल मैं मेन टाउन सोपोर में मौजूद हूँ, महाराजपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे बताया यही जा रहा है। जब हमने लोगों से बात की तो लोग यही बताया जा रहा था कि ये हसास एरिया माना जाता था जहाँ पे बाइकआउट की कॉल की जाती थी और यहाँ पे लोग बिल्कुल भी वोट डालने के लिए नहीं निकलते थे। लेकिन इस टाइम पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी लंबी कतार इस टाइम पे देखने को मिल रही है। तो आधे तो ये बोल के कह रहे हैं कि अभी हम घर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये महाराजपुरा का एरिया है जहाँ पे बिल्कुल हसास एरिया माना जाता था और वहीं पे हम खड़े हैं और जहाँ पे इस टाइम पे वोटिंग हो रही है और लंबी कतार यहाँ पे खड़ी हुई है।
कुणाल आपके पास आए, मैं कुणाल जरा थोड़ा सा एडलिप कर दूं इस पूरे मामले पर। सोपोर असेंबली सेगमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट असेंबली सेगमेंट है हमारे लिए। मैंने पहले ही कहा क्योंकि यहाँ पर बाइकआउट था, लेकिन बाइकआउट का असर आज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। वो सीधे दिख रहा है जो मुजम्मिल हमारे है वहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें। 62 बेसलाइन 62 के इलेक्शंस, अब्दुल गनी मालिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 67 में गुलाम नबी मिर्चा साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस चेंज कर दिया, 67 में कांग्रेस अपने पास इसको ले गई। 72 में जमात इस्लामिया ने पहली बार यहाँ पर एंट्री मारी, इसलिए ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जमात का यहाँ बड़ा रोल है। और जब जमात ने एंट्री मारी तो कौन जीत कर आया? सईद अली शाह गिलानी, जिन्हें आप हार्ड लाइनर सेपरेटिस्ट भी कह रहे हैं, आज इस दुनिया में नहीं है। 72 में पहला चुनाव लड़े, पहली बार जीते, सोपोर सेगमेंट यही था। फिर 77 में दोबारा जमात ने टेक ओवर किया, जीते वो यहाँ से। जमात इस्लामिया 2 बार यहाँ से जीती और दोबारा से सईद अली गिलानी मेंबर असेंबली बने। ये 77 था, 72 और 77। फिर 83 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हकीम हबीबुल्लाह साहब जो चेयरमैन काउंसिल भी रहे वो यहाँ पर आए 83 में। लेकिन फिर एक बार 87 के जब चुनाव हुए तो जमात इस्लामिया ने दोबारा से एंट्री मारी, यानी सईद अली गिलानी तीसरी बार यहाँ पर बने। डेट वाज 87, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर अब्दुल अहद वकील साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के 96 में आए, क्योंकि 90s में जब बाइकआउट की कॉल उठी, सब चीज़ें उठी तो जमात बाहर आ गई, तो यहाँ पर गेम साफ हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। अहद वकील साहब को यहाँ से उतारा गया। फिर 2002 में कांग्रेस स्ट्रेटजी ने अब्दुल रशीद को उतारा मैदान में, जिन्होंने जीत दर्ज की 2002 में। 2008 में अशरफ गनाई साहब दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के आए और 2014 में कांग्रेस ने दोबारा इसको टेक ओवर किया। अब जब आप 2024 में देखते हैं तो जमात अगर डायरेक्टली मैदान में नहीं है, लेकिन जमात बैकअप कैंडिडेट मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का फ्रेंडली अलायंस यहाँ पर है। रशीद डार साहब कह चुके हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं जनाब ये कौन सा अलायंस है जो हमारे झंडे चुरा के ले गए। उनका अपना एक तनजिया कहने का, और राहुल के सामने ये बात तुमने बताई, यानी वो भी मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार साहब के फर्जन मैदान के अंदर है, AIP के कैंडिडेट मैदान में है। तो ये दिलचस्प बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस असेंबली सेगमेंट के अंदर जमात काडर का होना है, क्या आज अभी तक जिन लोगों से आपने बात की उसका कोई इफेक्ट नजर आ रहा है कि जमात का इफेक्ट कहीं है अपर हैंड में, या वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस और तमाम मामलात को सेट करने के लिए मैदान में है? को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है, चाहे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें या जमात इस्लामिया की बात करें, यहाँ पे बिल्कुल मुकाबला देखने को मिल रहा है, चाहे AIP की बात करें। और यहाँ पे हमारे साथ मुकामी लोग भी मौजूद है और जो यहाँ पे वोट आज सुबह डालने को लिए निकले हैं, और उनसे भी आप बात कराएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आज आप वोट डालने के लिए निकले, अपना नाम बताइए और आज आप वोट डालने के लिए निकले हैं, वो बताइए। जी, मेरा नाम बशीर अहमद डार है, मैं यहाँ महाराजपुरा सोपोर का रहने वाला हूँ। तो आज आप वोट डालने के लिए निकले हैं, किस पर्पज से वोट डालने? बिल्कुल पहला वोट हमने डाला है इस पर्पज के लिए कि हमारा सोपोर जो है इसको हमेशा नजरअंदाज किया गया है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, अच्छा काम नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है सोपोर की तरफ से। इसलिए हमारे युवाओं को, हमारे जवानों को ये शोर आ गया है कि अब हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले बाइकआउट हुआ करता था, यहाँ पे कोई वोट ही नहीं करता था। और शुक्र है अल्लाह का, आज लोगों के और खासकर जवानों के जहन में ये बात आ गई है कि हमारा वोट कास्ट करना कितना जरूरी है। बदलाव तो इसी से आता है, जब वोट डालेंगे तभी बदलाव आएगा। इसीलिए लोग बदलाव किस चीज का चाहते हैं? बदलाव इस चीज का चाहते हैं कि जो पिछले हमारे MLA यहाँ पे थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, अब हम वो नुमाइंदा चुनना चाहते हैं जो सही माने में हमारा नुमाइंदगी करे, इसलिए हम वोट डालते हैं। क्या यहाँ पर डेवलपमेंट की रिगार्डिंग आपने वोट डालना है या आपने ऐसे नुमाइंदे को चुनना है कि जो आपका काम करे? बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि हमारा नुमाइंदा सही होना चाहिए, जो हमारी खिदमत सही सिमत में कर सके, जो हमारी डेवलपमेंट सही सिमत में कर सके, इसीलिए सही नुमाइंदा होना चाहिए। कितना बाइकआउट होता था, आज क्या देख रहे हैं आपने? पहले तो बाइकआउट में यहाँ पे 2% वोट भी नहीं पड़ते थे। पिछले पार्लियामानी इलेक्शन में यहाँ पे 46% वोट पड़े हैं और इंशाल्लाह आज उम्मीद करते हैं
करीब करीब 70% पड़ी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। बिल्कुल आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से इनका बोलना यही है कि कम से कम यहाँ पॉसिबल हो अगर हो तो आप सीधे यंग जनरेशन के पास जाएं और उनसे बात करें, क्योंकि लगातार इससे पहले जो तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, बिजली, पानी, राशन, मेडिसिन, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, बेसिक फैसिलिटी, ये सीधे सीधे जो युवाओं को इंपैक्ट करती नजर आती हैं। सीधे यंग जनरेशन के पास जाइए, उनसे पूछिए जब 10 साल बाद वोट डाल रहे हैं उनके मुद्दे क्या हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके दरवाजे पर खटखटाती नजर आई, क्या उन्होंने उनको सही एड्रेस किया या नहीं एड्रेस कर पाई। आज आप वोट डालने के लिए निकले हैं, क्या आप इसके बाद आप आज वोट डाल रहे हैं और क्या मुजम्मिल, ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा इसको ठीक कीजिएगा। दोबारा आपके पास लौटेंगे, इनको बनाए रखिएगा। हम जरा बारामूला भी चलते हैं। जब सोपुर की बात हो रही है तो ये वही एरिया है, वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 5 से 6 मुख्तलिफ हल्कों के अंदर, बल्कि 7 हल्कों के अंदर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। बारामूला चलते हैं, हमारे साथी साहिल अमीन भी हमें इस वक्त ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया साहिल अमीन। ये वो इलाका है जहां पर लोकसभा में 2.5 महीने पीछे चले जाएं तो काफ़ी गहमा गहमी, काफ़ी जोशो खरोश, काफ़ी ज़्यादा नारेबाजी और एक दूसरे पर हमने देखा तंज कसते हुए, और इस दौरान पोल परसेंटेज पर काफ़ी फ़र्क पड़ा। 59-60% के आसपास वोट पड़े थे। असेंबली के इंतखाबात आते, इन इलेक्शंस में दाखिल होते होते जिस हिसाब की हमने कैंपेन देखी, बड़े फेसेस मैदान में उतरे, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, कुछ पार्टियों की तरफ से जो एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, और इस बार हम देख रहे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट्स इसी पर्टिकुलर एरिया से मैदान में है। वो जो गहमा गहमी हम देख रहे थे, जिस हिसाब की कैंपेन हुई, क्या नतीजा सुबह सुबह पहले 1 से 1.5 घंटे में हम देख पा रहे हैं, और अपने आसपास जो आपके माहौल इस वक्त है। बिल्कुल आसिफ, अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त हम मौजूद है खानपुरा बारामूला में, जो पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है वहां पर इस वक्त हम मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें आज सुबह से ही यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जो चीजें हैं वो साफ भी है और कुछ मुख्तलिफ भी नजर आ रही है। जैसा कि साल 2019 से पहले के जितने भी असेंबली इंतखाबात हुए थे तो जो चीजें थी वो पहले ही साफ हुआ करती थी कि पलड़ा किसकी तरफ बारी है। लेकिन अब की बार जो चीजें सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि अनुमान लगाना काफी कठिन है कि किस पार्टी का दबदबा जमीन पर है, क्योंकि अगर हम शुमाली कश्मीर के अंदर की बात करेंगे तो सुबह सुबह हम जब आजादगंज पहुंचे तो वो पोलिंग स्टेशन था जहां पर कभी बाइकाट का काफी असर दिखाई देता था। लेकिन अब की बात वहां पर भी हमने देखा कि जमहूरियत का जश्न जो नारा लगा है वो जश्न साफ तौर पर पोलिंग स्टेशन के बाहर हमने देखा, और लोग लंबी लंबी कतारों में वहां पर अपने वोट डालने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन खानपुरा जब हम पहुंचे हैं तो खानपुरा की तस्वीर भी कुछ अलग ही नजर आ रही है। यहाँ पर लोग जोश जज्बे के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, और इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक कतार लगी है और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपना जमहूरी हक अदा करेंगे। लेकिन चीजें बहुत सारी है। जहां हम पहले देखते कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ये शिकायत हुआ करती थी कि शायद किसी मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कैंपेनिंग के दौरान उसको फायदा पहुंचाया गया है। लेकिन अब की बार तमाम तर चीजें जो हमने देखी है वो अलग थी, और सभी सियासी जमातों ने अपनी कैंपेन जो है वो बाकायदा तौर पर चलाई, और इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के तहत जमीन पर घर घर पहुंचे और वोटरान को वोट देने की अच्छा अपील अमीन, की। बड़ा और उसका इंपॉर्टेंट है, नतीजा आज कमीशन की देखा। बात चली है तो जो वोटर्स अभी वोट डाल रहे हैं या जिन्होंने वोट डाला, जिनसे आपकी बात हुई है, इलेक्शन कमीशन का जो अरेंजमेंट है, हजारों लोगों को, तकरीबन 20,000 के करीब एम्प्लॉय को डिप्यूट किया गया है इस मरहले पर। अरेंजमेंट्स को लेकर, ओवरऑल अरेंजमेंट्स को लेकर क्या मुतमईन आ रहे हैं तमाम लोग? क्या उन्हें करार है कि जो कुछ अरेंजमेंट्स पहले, दूसरे और तीसरे मरहले में किए गए ये बेहतर है, या और भी कुछ करने की जरूरत थी? अपनी जुबान से नहीं बल्कि मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। एक के 10 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से किस तरीके की तैयारियां की हैं, क्या उससे वो मुतमईन है, ये उन्हीं लोगों से जानेंगे जो लोग आज सुबह सुबह पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और अपना वोट कास्ट किया है। आपका नाम क्या है? अच्छा, किस तरीके के अरेंजमेंट इलेक्शन कमीशन ने किए, और 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं और आखिरी मरहला है, किस तरीके से इन चीजों को आप देख रहे हैं? दरअसल एक बात है कि जो 10 साल के बाद ये जमहूरी अमल खासकर जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए किया गया, तो इलेक्शन कमीशन के बहुत ही ममनून है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक यहाँ पर इलेक्शन करवाए।
क्योंकि एक बात है कि जो भी नुमाइंदा होता है वोटों से जो चुनकर आता है तो लोगों को उनसे उम्मीदें वाबस्ता होती है, और जो मसाइल होते हैं अवाम को वो उन्हीं के पास अपना वोट जब देते हैं तो एक हक बनाते हैं वो कि अपने जो भी मसाइल हैं वो हल करें। और खासकर आज जो है आप देखिए, मैंने पहला वोट आज डाला सवेरे, और इतनी खुशी है कि हम ये चाहते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वजीर आला अपना आए, और जो नुमाइंदे हैं कौन कौन आएंगे, किस जमात के किस पार्टी के, ये हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि अच्छे लोग जो जिनमें सलाहियत होगी वो नुमाइंदगी हमारे करे उस कश्मीर में, अच्छी तरह से डेवलपमेंट और बाकी जो मसाइल है वो हल करे। इसीलिए और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम मलिक शबीर जी। किन मुद्दों को लेकर आज आप आ रहे हैं पुलिस स्टेशन पर अपना वोट कास्ट करने? जी, हमारा मुद्दा ये रहेगा, डेवलपमेंट है, डिग्निटी है, ये चीज़ें जो है ये हम चाहते हैं कि इन्हीं को मद्देनजर रख के हम वोट कास्ट करेंगे। और यूथ से भी गुजारिश है कि आप जज्बात में ना आए, इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रख के आप अपना वोट जो है वो कास्ट करें, सही नुमाइंदा जो है, अपना सही रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको चुने। अब की बार अगर इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो किस तरीके के अरेंजमेंट्स थे, क्या वोटर उससे मुतमईन है? जी बिल्कुल, we don't have words to express our gratitude. We are highly satisfied with all the arrangements, especially हमारा जो डीसी हेड, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के हेड है मिंगा शेरपा सर, वो काबिल तहसीन है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी अरेंजमेंट रखे गए हैं we are highly satisfied. बिल्कुल इशफाक, कुछ लोगों से हमने बात की, आपने सुना होगा कि किस तरीके से ये मुतमईन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इंतजामात है उनसे लेकर, और जो मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, उनको लेकर आज वोटरान जो है वो घरों से बाहर आए और अपना वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर एरिया के अंदर देखे जा सकते जिस बेल्ट में आप मौजूद हैं, एक मेजर फैक्टर हम ये देखते थे कि ट्रेडिशनल वोट बैंक हुआ करता था, ट्रेडिशनल लीडर्स हुआ करते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्हीं ट्रेडिशनल या रिवायती चेहरों को आमतौर पर वोट डालने के लिए शायद ऑप्शंस लोगों के पास बहुत कम हुआ करते थे। क्या ये इलेक्शन इसलिए भी डिफरेंट माने, जो कोशिशें हुई जिस पर बहुत सारे लोग खुशी मनाते हैं कि सिर्फ 2 या 3 फेसेस नहीं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, ऑल्टरनेट्स हैं, लोग अपने हिसाब से जाते हैं और रिवायती जमातों से हटकर भी नुमाइंदगी बाकी लोगों को मिले, ये भी एक मौका इस बार लोगों को इस बार के पूरे प्रोसेस में मिला है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि साल 2019 से पहले शायद वोटरान के पास ज्यादा चॉइस हुआ नहीं करती थी, लेकिन अब की बार उम्मीदवार भी काफी है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से हमने तमाम सियासी जमातों की इलेक्शन कैंपेन देखी है तो लोगों ने बढ़ चढ़कर उन कैंपेन्स में भी हिस्सा लिया। लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो वोटरान के अंदर जो उनके मन की बात है वो उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर, ईवीएम के अंदर। बिल्कुल अमीन, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, एंटायर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी की नहीं, तो 100 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में है। वो सीधी रिफ्लेक्शन ये है कि आजाद उम्मीदवार भी है, रीजनल पार्टीज के भी है, नेशनल पार्टीज के उम्मीदवार भी है, तो कैंपेन प्रोसेस जो है वो काफी खूबसूरत दिखा है। लेकिन जब मैं असेंबली सेगमेंट को देखता हूँ, बारामूला असेंबली सेगमेंट को देखता हूँ 1962 से लेकर 2014 तक, तो ये सेगमेंट जो है वो बड़ा फ्रजाइल रहा है जी, क्योंकि हरबख्श सिंह आज़ाद साहब 62 में, क्योंकि माइनॉरिटी का मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर एक मेजर फैक्टर है सिख कम्युनिटी का, वो वोट कैसे करेंगे वो बड़ा फैक्टर रहेगा यहाँ पर। 62 में हरबख्श सिंह आज़ाद साहब यहाँ से आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट किया। फिर 67 में शमसुद्दीन साहब को लाया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट किया। 72 में मोहम्मद मकबूल को लाया गया, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, इन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की। 77, 83 और 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रही। 96 में मुजाहिद मोहम्मद अब्दुल्ला मुजाहिद साहब थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 96 में थे, वो जीत कर दर्ज आए। 2002 में एंटायर गेम शिफ्ट हुआ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग, जो बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने, वो यहाँ से जीते। और फिर 2014 में उन्होंने अपनी भाई को मैदान में उतारा, जावेद बेग साहब को, वो पीडीपी की टिकट पर आए, वो जीते। और 2024 में आज जावेद बेग पीडीपी नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर मैदान में है। उनके मुकाबले में उनके भाई मुजफ्फर हुसैन बेग साहब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है, एआईपी का उम्मीदवार है, और इस तरीके से दर्जन उम्मीदवार मैदान के अंदर है। ये जो बेग साहब की एंट्री है
और फिर दीगर लीडर्स की एंट्री है, क्या उसका इम्पैक्ट आज कहीं पर आपको नजर आ रहा है कि यार कदावर नेता मैदान है तो वो इन्फ्लुएंस है कहीं वोटर्स पर, या वोटर अपना मन बना चुका है, इन्फ्लुएंस, दोस्ताना, बरादरी और सब चीजें अपनी, यानी अब की बार जो वोट करना है वो बड़े 5-6 मुद्दे टिपिकल है जिन पर वोट करना है, उसको लेकर ही वोट हो रहा है? बिल्कुल इशफाक, आपकी बात सही है कि जहां बड़े बड़े सियासी कदावर नेता जिस तरीके से आपने मुजफ्फर हुसैन बेग की बात की या जाहिद हसन बेग की बात की है, लेकिन अब की बार जो चीजें हैं वो कुछ नई तरीके से सामने आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि कल तक जहां तक कैंपेन चल रही थी तो लगता था शायद कि ये कैंडिडेट बाजी मारेगा, लेकिन जब पोलिंग स्टेशन की बात आती है, वोटरान से जब हम बात करते हैं तो उसने मन बना लिया है कि अब की बार उसको क्या करना है। ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई दोस्ताना, ना कोई सियासी कदावर नेता हो या छोटा नेता हो, उन्होंने मन बना लिया है कि हमने किस तरीके से आगे जाना है, किस उम्मीदवार को असेंबली के अंदर भेजना है जो लोगों की बात करे। क्योंकि लोग काफी सालों से, जैसा कि हमने उनसे बात की है, कि वो काफी जहनी कोफत के शिकार भी है और बहुत सारी मुश्किलात जैसा बिजली, पानी, सड़क या दूसरी बुनियादी सहूलियात जो लोगों को होने चाहे उनको लेकर उन्हें उनके अंदर कहीं ना कहीं तशवीश और तजब्जुब भी है। और अब की बार वोटर यही चाहता है कि उसके मन की बात जो है वो अब पोलिंग स्टेशन के बाहर नहीं बल्कि ईवीएम तक जब चीज समझाइए, क्योंकि आपने कहा कि वोटर बहुत ज्यादा साइलेंट है, खुलकर नहीं बोल रहा। अब वोटर साइलेंट है तो उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी टेंशन बढ़ गई है कि ये जो साइलेंट वोटर वोट डालने जा रहा है इसने मेरे पक्ष में वोट डाला या नहीं डाला। ये बात है कि जब वोटर पोलिंग स्टेशन के अंदर जाता है वो अपने मन की बात वोट के जरिए ईवीएम के अंदर कैद करता है, तो उससे न सिर्फ बाहर का माहौल चेंज होता है बल्कि जो नेता या जो लीडरान, जो कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं उनके अंदर भी तजब्जुब और तशवीश पाई जा रही है कि किस तरीके से वोटरान ने अपना वोट कास्ट किया है। क्योंकि अब की बार तमाम चीजें बदल चुकी है और वोटरान ये समझ चुके हैं कि जो साल 2014 तक उन्होंने किया है शायद अब उसमें बदलाव वो चाहते हैं, और वो बदलाव किस तरीके का चाहते हैं वो सिर्फ एक वोटर जानता है। यह अनुमान लगाना काफी मुश्किल होगा और कठिन भी है कि शायद ये सियासी कदावर नेता इस वक्त मैदान में है, बाजी शायद ये मार सकता है। बहुत शुक्रिया साहिल अमीन, खानपुरा बारामूला से आप हमारे साथ थे। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद आप एक दूसरे पोलिंग स्टेशन पे जाएं, वहां से भी आपके साथ ज्वाइन करें और वहां का भी माहौल और गहमा गहमी को जरा समझने की कोशिश करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे। ये तो नॉर्दर्न बेल्ट की हमने बात आपको बताई है, जरा एलओसी से शिफ्ट होते हैं आईबी की तरफ। इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है, और जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो शुरुआत में आपको बताया था कि इस थर्ड फेज का पहले और दूसरे फेज से इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कारण उसका यह है कि वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज और वाल्मीकि समाज भी वोट कास्ट कर रहा है। विजयपुर से सांबा, हीरानगर, रामगढ़ और जम्मू प्रोविंस के अंदर प्रॉपर सिटी के अंदर क्या चल रहा है, ब्रेक के उस पार डिटेल संवाददाता हमें ज्वाइन करेंगे। कठुआ आपको लिए चलेंगे, हीरानगर, विजयपुर, सांबा, प्रॉपर जम्मू, बठिंडी ऊपर वाला जो बेल्ट है, गांधीनगर सीट और उसके अलावा उधमपुर सीट पर भी चलेंगे, जहां 3-4 जगहों पर बगावत का फैक्टर भी, साइलेंट वोटर भी, फर्स्ट टाइम वोटर जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, सख्त सिक्योरिटी के बीच इस वक्त वोटिंग चल रही है। अलग अलग जगहों पर आपको अपडेट करेंगे ब्रेक के उस पार और वोटर्स की बात भी आपको सुनाते हैं।